बौद्ध साहित्य में महावीर को कहा गया है निगंठनाथ पुत्र। हाँ, निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा है? सही है, ब्रह्मचर्य जोड़ा है। ठीक है। और जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहा जाता है? सही है, उसे कैवल्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद अथवा सप्तभंगीय ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन में है स्यादवाद, इसे कहेगा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। हाँ, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की जिसमें कितने प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे? सही है, 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ठीक है। और ये क्या कहलाए? ये अनुयायी क्या कहलाए? ये कहलाए गंधर। हाँ, गंधर कहलाए। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है, महावीर के जीवन काल में कितने गंधर्व की मृत्यु हो गई? 10। हाँ, जीवन काल में ही 10 गंधर्व की मृत्यु हो गई थी। हाँ, और महावीर के मृत्यु के बाद है ना जीवित बचा था आर्य सुधर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाजैन धर्म जो है किसमें विश्वास करता है? पुनर्जन्म और कर्मवाद। हाँ, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। और क्या जैन धर्म में? हाँ, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया दिगंबर। हाँ, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। हाँ, दिगंबर, दक्षिणी जैनी। ठीक है। और स्थूलभद्र के शिष्य सही है, श्वेतांबर कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की थी? श्वेतांबर। हाँ, श्वेतांबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति यानी प्रथम सभा जो है कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, 300 ईसा पूर्व, है ना। और किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है। और इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग कितने अंगों का संपादन हुआ था? 12। हाँ, 12 अंगों का संपादन हुआ था। ठीक है। और यह सभा किस नामक स्थविरों के निरीक्षण में हुई थी? तो स्थूलभद्र एवं संभूति विजय। हाँ, स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में हुई थी। ठीक है। और प्रथम सभा में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। सही है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संगीति द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किसके नेतृत्व में और कहाँ संपन्न हुआ था? सही है। हाँ, देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के बलवी नामक स्थान पर 513 हाँ 513 ईस्वी में संपन्न। हाँ, वही मतलब लगभग 513 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है? किस पुस्तक? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। ठीक है। अगला बताइएगा, किससे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है? भद्रबाहु से। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र तो ये है। और प्रशिष्ट पर्वन। हाँ, प्रशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु रचित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किससे महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? भगवती सूत्र से। हाँ, भगवती सूत्र से। ठीक है।
बताएगा किस जैन साहित्य के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है, जिससे विभिन्न कालों को की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। जैन साहित्य है। हाँ नहीं, ये है पुराण चरित। हाँ, पुराण चरित के अनुसार। ठीक है, मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त सभ्यता द्वार का निर्माण कहाँ किया गया? पटना में। सही है, गांधी मैदान के उत्तर में। हाँ 18 में। हाँ, पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया। ठीक है, बताएगा बौद्ध और जैन धर्म में कौन कौन सी समानताएं थी? बौद्ध और जैन धर्म में दोनों अहिंसा का पाठी थे। हाँ, अहिंसा और शांति। अहिंसा और शांति। ठीक है, दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हाँ हाँ ठीक है, और क्या था कि दोनों ही ईश्वर की सत्ता का विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, दोनों का उदय भी यज्ञ कर्मकांड, ब्रह्मांडवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के विरोध में हुआ था, दोनों का। ठीक है, दोनों जो है 30 वर्ष की अवस्था में करीब वो तो धर्म से जोड़ दिएगा ना, वो आप जोड़ रहे हैं भगवान से नहीं, मतलब कि धर्म में समानता बताइए। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रसार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया था। हाँ ठीक है, हाँ उसमें पाली और इसमें प्राकृत। ठीक है, और दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की, है ना। दोनों क्षत्रिय कुल के थे, बुद्ध भी थे और महावीर थे। ठीक है, दोनों ही करीब समकालिक थे, मतलब कि एक ही समय में थे, और गृहत्याग के समय दोनों की आयु करीब समान ही थी। एगो 29 थे, एगो 30 थे। ठीक है, हाँ ठीक है, बोले। और बताइएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता। ठीक है, इसका जो था बौद्ध धर्म का, वो बहुत आसान था अपनाना, मतलब कि आप घर में भी जीवन व्यतीत करके भी बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, उसमें, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, उसमें केवल प्राप्ति करना बहुत कठिन था। हाँ कठिन था। ठीक है, इसमें आसान था। और बौद्ध धर्म का उपदेश पाली में और उसमें प्राकृत में थे। ठीक है, हाँ। और बौद्ध धर्म में है संघ भिक्षुओं पर आधारित था, जबकि अनुयायियों पर आधारित था जैन धर्म में। ठीक है, और है अहिंसा का नियम। हाँ ठीक है, और अहिंसा का नियम इसमें व्यवहारिक था बौद्ध धर्म में, और इसमें कठोर था जैन धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म मोक्ष को माध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, जबकि जैन धर्म मोक्ष की सिद्धावस्था में शरीर का त्याग मानता है। शरीर का ही त्याग मान देता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के निर्वाण प्राप्त करना असंभव है। यानी कि कोई भिक्षु ही मतलब निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं जैन धर्म में, और इसमें गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मगध। अब है मगध साम्राज्य। मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? महाभारत। हाँ, महाभारत में। ठीक है, इसमें मगध के शासक, किस शासक का उल्लेख है? जरासंध, है ना, जिसमें भीम ने द्वंद्व युद्ध, जिसे जो है भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था जरासंध को। ठीक है, हाँ मल युद्ध। हाँ, मल युद्ध। ठीक है, ऐसे चीर देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। विष्णु भगवान बताते हैं, उनको पता नहीं रहता। हाँ कृष्ण भगवान, हाँ उसमें कृष्ण के अवतार थे। ठीक है, शायद रिलेशन लगते थे। बताएगा मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? हाँ, राजगिरी, जो कितने पहाड़ियों से गिरा था?
सही है, 5 पहाड़ियों से गिरा था। ठीक है, और बाद में मगध की राजधानी कहाँ स्थापित हुई थी? पाटलिपुत्र। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा ने बृहदत्त वंश की स्थापना की थी। उसका नाम क्या था? बृहदत्त। हाँ, बृहदत्त वंश की स्थापना की थी। और किसका पुत्र था बृहदत्त? बृहदत्त तो कौन भूल जाते हैं पिता? वसु। हाँ, वसु के पुत्र बृहदत्त ने बृहदत्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और यह सबसे प्राचीनतम और महाभारत कालीन राजवंश था। ठीक है, बताइएगा बृहदत्त राजवंश में कितने राजा हुए? सही है, 10 राजा हुए। और इसमें सबसे प्रतापी राजा कौन था? सही है, जरासंध था, जो कि बृहदत्त का पुत्र था। बृहदत्त का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गांधार के राजाओं को पराजित किया था? किस पुराण के अनुसार? हरिवंश पुराण के अनुसार। हाँ, हरिवंश पुराण के अनुसार। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत शक्तिशाली विशाल सेना थी। हाँ, विशाल सेना थी, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजगिरी को और क्या क्या कहा जाता है? कुसुमपुर नहीं, कुशाग्रपुर। हाँ, कुशाग्रपुर, गिरिब्रज, बाहरद्रथपुर, बराहद्रथपुर, बसुमतीपुर। हाँ, बसुमतीपुर और बाराहद्रथपुर। हाँ, बरद्रथपुर, वसुमतीपुर, कुशाग्रपुर और गिरिब्रज। हाँ, गिरिब्रज। ठीक है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, जरासंध ने नगर की बाह्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगिरी में कितना किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार का निर्माण करवाया था? 45 किलोमीटर। हाँ, 45 किलोमीटर का एक साइक्लोपियन यानी किलेबंद दीवार का निर्माण, हाँ अभी भी है। ठीक है, निर्माण करवाया था, जिसमें 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। यहाँ पर जैसे इधर से जाते हैं नारदीगंज होते हुए राजगीर, तो शुरू में जो पहाड़ शुरू होता है तो वहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, वहाँ पर निकल रहता है जरासंध द्वार। नहीं निकल रहता है ना, जरासंध द्वार। ठीक है, नेक्स्ट है, उसको बनगंगा कहते हैं। हाँ, बनगंगा के पास। ठीक है, बताएगा दीवार के शिलाखंड को, जो छोटा छोटा शिलाखंड था, किससे जोड़कर बनाया गया था? 3 चीज था। हाँ, सुर्खी, चूना और रावा। हाँ, सुर्खी, चूना और रावा। जानते हैं, पहले जो है रावा को जो है कोठी में रखा जाता था, मिट्टी के कोठी में। अभी भी रखा जाता है गांव में, मिट्टी के कोठी में। अब जानते हैं, इतना मजबूत हो जाता था उसको, मतलब कि तोड़ना मतलब कि बहुत कठिन होता था मिट्टी का कोठी को, जिसमें मतलब कि रावा रखा जाता था। उस कोठी को तोड़ना बहुत कठिन था, कोठी बहुत मजबूत हो जाता था, तो इसीलिए तो रावा का प्रयोग किया गया। हाँ, सीमेंट के जो घर बनल है सब रावा से। जो पिलर बनता था उसी को बनता था। हाँ, पूरा रवा खाने में बड़ी मजा आता है। मिलवे नहीं करता। कैसे मिलता? जाओ नहीं यार। नहीं, कैसे मिलेगा? दुकान में तो मिल ही जाएगा। नहीं, तो दूसरा वाला जो करता है, बुजुर्ग करता है, वही ना सर। वो ओरिजिनल रवा नहीं मिलता, गोला गोला करता। भेली जो केतारी को अच्छी करके बनाता है। अरे मिलता है, सब मिल जाएगा, सब कुछ। एक से दूध रख पर डे का वाला खपत रहा। नगर हमने जाते थे पर डे दूध रख देते थे। हम जानते हैं कौन रवा बोल रहे हैं। कौन रहा वो बताइए? गीला वाला रखा है ना सर। गीला वाला नहीं, भेलिन बोल रहे हैं, जो गोल गोल रहता है।
उसको वही फूल ना। करते हैं। फूल नहीं, जैसे वो गन्ना वाला नहीं रहता सर, हाँ काला काला टाइप से हल्का सा। हाँ हाँ, पूरे लिक्विड टाइप से थोड़ा गीला समझ होता में है। आता है, लिक्विड टाइप से तो गाँव में मिलता है, पीना में आता है। हाँ वो वाला जो हल्का हल्का फूल काला टाइप में रहता है, और उसको छोवा ये बोलते हैं। दाढ़ी वाला, ये तरियो में रहता है। साहब को क्या तरीका बताता है, अरे छोड़िए उसको। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट बताइए। नगद निर्माण की योजना बनाने वाले कुशल शिल्पकार कौन था? हाँ बता रहे हैं। हम्म, अरे ये था। अरे कौन, बहुत अच्छा नाम हाँ है। बोलिए। नगद निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार कौन था? ये था महागोविंद। हाँ महागोविंद था। ठीक है, अगला बताएगा। जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के राजा एवं कृष्ण का मामा कंस से की थी। उसकी पुत्री का नाम क्या था? दो को का शादी किया था कंस से। कृष्ण माता का। हाँ, जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के राजा कृष्ण के मामा कंस से किया था। कृष्ण की मामी का नाम क्या था? हाँ, कृष्ण के मामी का नाम बताइए। हाँ, नाम है आस्ती और प्राप्ति। हाँ, आस्ती और प्राप्ति। ठीक है, जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु मानता था। ठीक है, कहते हैं कि जरासंध ने कितना बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। करीब 90 बार। 17 बार। 17 बार। ठीक है, बताएगा किसकी सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया? श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण की सहायता से। ठीक है, उसके बाद मगध का शासक कौन बना जरासंध के बाद? उसका पुत्र का नाम था सहदेव। हाँ सहदेव। ठीक है, जबकि भीम का भी भाई का नाम था सहदेव शायद। हाँ नकुल सहदेव। तो अर्जुन युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तब और इसका जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा ये था रिपुंजय। हाँ रिपुंजय था। ठीक है, हाँ, और रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। उस दरबारी मंत्री का नाम क्या था? उसका नाम था पुलक। हाँ पुलक। ठीक है, रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना लिया। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर, है ना, अपने पुत्र को राजा बना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किसने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिम्बिसार को गद्दी पर बैठाया? बताइए। यह है महीय। हाँ मही, एक अन्य दरबारी था। हाँ, एक अन्य दरबारी मही ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिम्बिसार को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, यानी कि बिम्बिसार के पिता का नाम क्या था? महीय। ठीक है, हर्यक वंश का क्रम कब से कब है? 545 से 412। हाँ 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। ठीक है, बताएगा बिम्बिसार किस उपनाम से जाना जाता था? हाँ नहीं, बिम्बिसार है ये। हाँ, बिम्बिसार किस उपनाम से जाना जाता है? यह सेनीय और श्रेणिक। हाँ सेनीय और श्रेणिक। ठीक है, बताएगा बिम्बिसार का राज्याभिषेक कब हुआ था? ठीक है, 545 ईसा पूर्व। ठीक है, और अपना राज्याभिषेक करवाया था राजगिरी में, अपनी राजधानी बनाकर। ठीक है, और अगला है हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। सही है, बिम्बिसार और अजातशत्रु। ठीक है,
महात्मा बुद्ध के समय में कौशल के राजा और अवंती के प्रमुख शासक कौन कौन थे? कौशल के राजा थे प्रसेनजीत और अवंती के था चंद्रप्रद्योत। हाँ, अवंती के था चंद्रप्रद्योत। ये भी था बौद्ध के गौतम बुद्ध के कार्यकाल के समय। ठीक है, अगला बताइएगा, बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु, उसका पुत्र अजातशत्रु। ठीक है, हाँ, और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? हाँ, उसका पुत्र उदय। ठीक है, इसलिए हर्यक वंश को क्या कहते हैं? सही है, पितृहंता वंश कहते हैं। पितृभक्त कहा गया उदयन को ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक कौन था, जिसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया और शक्तिशाली बनाया? सही है, वह शासक था बिंबिसार। ठीक है, ये दूरदर्शी शासक था, कूटनीतिज्ञ भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज को बनाया, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक दुर्ग की तरह था। ये 5 पहाड़ी कौन कौन था? रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी और वैभारगिरी। वैभारगिरी, ये सब देखिएगा, उसमें जंगलों में लिखा हुआ है सब। हाँ देखे हैं, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी और वैभारगिरी। हाँ, वैभारगिरी। ठीक है, सबसे पहले बिंबिसार ने प्रमुख वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किया था? की बहन कौशला। सही है, हाँ, प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से स्थापित किया था। ठीक है, फिर दूसरा विवाह चंद्रप्रद्योत की बेटी चेलना, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चलना। हाँ, चेटक की पुत्री चलना। मध्य देश के राजा। हाँ, तीसरा विवाह क्षेमा। सही है, हाँ, मध्य देश आधुनिक पंजाब। हाँ, आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। ठीक है, अगला है, बिंबिसार अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बार जब चंद्रप्रद्योत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए किसे भेजा था? सही है, जीवक को। बेटा ही था। हाँ, जीवक बिंबिसार का बेटा है। बेटा कहाँ था? बेटा ही था, उसको लाया था, उसको उठा के लाया था। पाली का बेटा था ना, बेटा था, बिंबिसार का बेटा उसको उठा के लाया। वही तो कर, बिंबिसार का बेटा जो कूड़ा पर फेंक दिया था इसको, जीवक को, और फिर लिखा हुआ था कि पहले तो नहीं लिखा हुआ था, उसको पहले पढ़ के क्या कल वाला पाली को जीत के लाया था, उससे एक बेटा हुआ जीवा। नहीं, उसको मिला था, जीवा जीत के लाया था, थोड़ी फेंका हुआ मिला था, पीछे कल पढ़े थे। हाँ, कूड़े पर ढेर पर फेंक दिया था, फिर उसके बाद बिंबिसार का बेटा उसको उठा के लाया है। शायद बात सही है। अच्छा ठीक है, तो ध्यान नहीं दिए। अच्छा ठीक है, प्रसेनजीत की बहन से बेटी से बहन से शादी किया बिंबिसार, अब प्रसेनजीत की बेटी से शादी कर दिया अजातशत्रु। हाँ ठीक है, इस पर डिस्कस अभी बाद में करेंगे, अभी पूरा कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, बताएगा, किस ग्रंथ के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? किस ग्रंथ के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विनय पिटक। हाँ, विनय पिटक। ठीक है, लेकिन जैन धर्म एवं ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता बनी रही। हाँ, मतलब उसको एकदम उपेक्षा का भाव नहीं रखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौद्ध जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्रों ने बिम्बिसार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु कब हो गई? 93 493 ईसा पूर्व में। ठीक है, जबकि बिम्बिसार ने अपने बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, अजातशत्रु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय इतिहास में प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? यही था बिम्बिसार। ठीक है, हाँ, अस्थायी सेना रखने के कारण इसे सैन्य कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा किस ग्रंथ के अनुसार बिम्बिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश। हाँ, महावंश के अनुसार। ठीक है, हाँ, कि पुस्तक है ये महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्बिसार के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? अजातशत्रु, है ना। और इसका बचपन का नाम क्या था? कुनिक। हाँ, ठीक है। अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में किसे पराजित किया था? सही है, प्रसेनजीत को। ठीक है, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। क्या नाम था? पुत्री का पुत्री का नाम था बजीरा। हाँ, बजीरा नाम था। ठीक है, उसका विवाह अजातशत्रु से कर दिया। लड़ाई करता था, पुत्री की शादी कर देता था। बेटा सो गया। दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि उसी का एज। हाँ, बेटी उनसे छोटा होगी, उसका बेटा से दिक्कत क्या लग रही है? अगला क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वर्षकार की सहायता से बजी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया? भगवती सूत्र के अनुसार। हाँ, भगवती सूत्र के अनुसार। ठीक है, बताइएगा मगध के पड़ोस में स्थित बज्जी कितने कुलों का एक संघ था? 8। ठीक है, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक और बज्जी प्रमुख महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के कैमे वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया था? 8वें वर्ष। हाँ, 8वें वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में, है ना। हाँ, सॉरी, बौद्ध संगीति। हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व किस गुफा में हुआ था? हाँ, सही है, राजगीर की सप्तपर्णी। हाँ, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, हाँ, विनय पिता का सूत पिता के विभाजित हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति में। और अगला क्वेश्चन है
तफसीली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 32। हाँ, अजातशत्रु 32 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है। और 460 ईसा पूर्व में इसका पुत्र उदयन इसकी हत्या कर दिया था। ठीक है। बताएगा उदयन को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? उदयन को पितृहंता, जबकि जैन ग्रंथ में हाँ पितृभक्त कहा गया है। ठीक है। और अजातशत्रु की माता का नाम क्या था? सॉरी, उदयन की माता का नाम, उदयन की माता का नाम बताएगा। तो उदयन की माता यानी कि अजातशत्रु की पत्नी। वो दूसरा है, वो कई पत्नी रहती थी उसे। ये है पद्मावती। हाँ, पद्मावती। ठीक है। बताएगा उदयन शासक बनने से पहले कहाँ का उपराजा था? चंपा। हाँ, चंपा का उपराजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उदयन ने किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर को बसाया था? सही है, गंगा और सोन के संगम पर। ठीक है। और अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई थी। हाँ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे। कौन कौन? हाँ, ठीक है। अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। ठीक है। और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जो कि अत्यंत विलासी और निर्बल था, है ना। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर उसका सेनापति राजा बन गया। उस सेनापति का नाम क्या था? शिशुनाग। हाँ, शिशुनाग। और इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और किस वंश की स्थापना हो गई? शिशुनाग वंश, 412 ईसा पूर्व में। ठीक है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और मगध की राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। हाँ, शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता क्या थी? किस पर विजय, किस राज्य पर विजय थी? हाँ, सही है, अवंती के राज्य पर विजय थी। इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, कालाशोक या काकवर्ण। हाँ, कालाशोक या काकवर्ण था, जिसने अपने अल्प शासन काल में ही पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक के अनुसार कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंदन ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी? किस पुस्तक के अनुसार? तो ये पुस्तक का नाम है हर्षचरित। हाँ, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित पुस्तक के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 22। हाँ, 22 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय किया गया? हाँ, कालाशोक। हाँ, कालाशोक के शासन काल में किया गया था। ठीक है। हाँ, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
पुराणों में महापद्मनंद को कौन कौन सी उपाधियों से विभूषित किया गया है? सर्व छत्रांतक, हाँ सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, हाँ सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, और एक राट, हाँ एक राट, ठीक है। जबकि महाबोधि वंश में महापद्मनंद को क्या कहा गया है? शूद्र का अग्रसेन, हाँ अग्रसेन कहा गया है ना। महाबोधि वंश में महापद्मनंद को अग्रसेन कहा गया है, ठीक है। और भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो अकुलीन था। अकुलीन मतलब कि कोई कुलीन तंत्र था, मतलब कोई राजा महाराजा से नहीं था, नाई था उसका शासक, नाई, हाँ यही था नंदवंश, ठीक है। और उसने गंगा के मैदानों को लांघकर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपनी राज्य सीमाओं का विजय पताका लहराई थी, और वह संभवतः मगध का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, महापद्मनंद का प्रमुख अभियान क्या था? कलिंग विजय, हाँ कलिंग विजय, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति को उठा लाया था, हाँ जिन की मूर्ति उठा लाया, ठीक है। अगला बताइए, किस अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है? कलिंग का हाथी, हाँ सही है, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है? महापद्मनंद, हाँ महापद्मनंद को, ठीक है। और इन प्राय सभी ग्रंथों में से नाई जाति, हाँ नाई जाति का बताया गया है, ठीक है। नंद वंश में कुल कितने शासक हुए? 9, हाँ 9 शासक हुए, जिसमें अंतिम शासक कौन था? सही है, घनानंद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था? सही है, ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर का भारत का विजय अभियान अधूरा ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन नंद वंशी राजा किस धर्म को मानते थे? जैन, हाँ जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, ठीक है। और इसी के शासन काल में जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, 325 ईसा पूर्व में, 326 में हाँ। अब है मौर्य काल में बिहार, 323 से 185 ईसा पूर्व, ठीक है। पहला है प्राचीन भारत का राजवंश मौर्य वंश, जिसने कितने वर्षों तक भारत में राज किया? सही है, 137 वर्ष, ठीक है। और मौर्य वंश की स्थापना किस तरह किसे दिया जाता है? सही है, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। और सहयोग किसने किया था? चाणक्य, ठीक है, जिन्होंने नंद वंश के राजा महापद्मनंद को पराजित किया, ठीक है। घनानंद, हाँ घनानंद तो अंतिम शासक, वो तो पहले ही था, ठीक है, 305 में ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 45, सही है, 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। और गद्दी पर बैठ गया 323 ईसा पूर्व, हाँ 323 ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है? मौर्य वंश के जानकारी का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा राक्षस हो गया, चाणक्य का जो लिखे हैं, हाँ अर्थशास्त्र, और यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत, और सम्राट अशोक के स्तंभलेख शिलालेख, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। इसके समय में मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में कहां तक फैला था? पश्चिमोत्तर, सही है, अफगानिस्तान बलूचिस्तान, हाँ अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त जो था वह किस जाति से था? सही है,
शूद्र जाति से था, लेकिन कुछ इतिहासकारी से किस कुल का, हाँ मौर्य कुल का क्षत्रिय मानते थे, है ना, मौर्य कुल का क्षत्रिय। ठीक है। मुद्रा राक्षस के समालोचक घुंडीराज के अनुसार, घुंडीराज के अनुसार मुरा जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी। ठीक है। हाँ मुरा मुरा वो है मुर्रा, ये है मुरा। इसको नंद वंश से जोड़ दिया है। नंदवन से जोड़ेगा ना, उसको खत्म किया तो वही तो जोड़िए ना, मतलब कि वो भी तो शूद्र था, ये भी शूद्र है। ठीक है। ऐसे खेल रहा था ना चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे बचपन में खेल रहा था, फिर चाणक्य देखा इसको। उसको नहीं आता। हाँ पहले देता था, अभी भी दे रहा है। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त के पिता मौर्य। हाँ मौर्य। माता मुरा। और माता मुरा। बताएगा 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। हाँ सेल्यूकस निकेटर। हाँ सेल्यूकस। ठीक है। सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईस्वी में उसने सिकंदर भारत पर पुनः चढ़ाई की। अच्छा। ठीक है। हाँ नहीं वो सेल्यूकस, हाँ वो तो मर ही गया, उसका तो मृत्यु हो गया था सिकंदर का। ठीक है। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध के बाद दोनों में संधि हुई। संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी दिया? 500। ठीक है। जबकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करने के साथ एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, हाँ ये सब दे दिया। और किससे शादी किया था? शादी किससे करवाया था? नाम क्या था? नाम था हेलेना। हाँ हेलेना से विवाह करवा दिया था चंद्रगुप्त से। ठीक है। और दहेज के रूप में दिया, दहेज के रूप में दिया अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपेनिस डाई। अब इसका सीमा ईरान तक चल जाता है। हाँ अब ईरान तक चल जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन किसने किया? एपियानस ने। सही है, एपियानस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने किसे राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था? मेगास्थनीस। सही है, मेगास्थनीस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? मुक्तिदाता। हाँ मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेगास्थनीस। ठीक है। इस पुस्तक में भारतीय समाज और नगरीय संरचना का विवरण मिलता है। मेगास्थनीस ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन? ठीक है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। हाँ सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ठीक है। अगला बताइएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डाला गया है? सही है, राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है। अगला बताइएगा, किसने चंद्रगुप्त की पहचान सेंडोकोटस के रूप में की है? हाँ सर विलियम जोन्स। हाँ सर विलियम जोन्स। ठीक है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया है? 2 को है, एक है प्लूटार्क और एरियन। हाँ एरियन। हाँ एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया है। ठीक है। हाँ और विलियम जोन्स सेंडोकोटस के रूप में वर्णित किया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के काल में हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, इसे यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? हिंदुकुश। इंडियन काकेसस। हाँ, इंडियन काकेसस भी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था पर अब तक की उपलब्ध प्राचीनतम पुस्तक कौन है? यही है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अभिलेख के अनुसार पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त का राज्यपाल था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? किस अभिलेख के अनुसार? गिरनार। हाँ, गिरनार अभिलेख के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ठीक करवाया था सर, कौन झील? सही बोलो, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील नाम देखूंगा, कौन कराया? पुष्यगुप्त वैश्य। हाँ, पुष्यगुप्त वैश्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। हाँ, इसी ने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। वो फिर उसके बाद मरम्मत करवाता है दूसरा कोई, है ना? अर्धशुष्क झील, सुदर्शन झील का मरम्मत दूसरा कोई करवाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी कराया है इसका। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ तक विजय प्राप्त की थी? दक्षिण में कर्नाटक। ठीक है, उत्तरी कर्नाटक तक गया था। ठीक है, बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में कौन कौन से भूभाग सम्मिलित थे? चंद्रगुप्त में ईरान हो गया, पाकिस्तान, बलूचिस्तान हो गया, इधर आ गए कश्मीर हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, ठीक है, सुन लीजिए, काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर। कश्मीर तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, बहुत बड़ा था। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर से में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत कर लिया था। ठीक है, अगला है, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ श्रवण बेलगोला चला गया? सही है, जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया, जहाँ हाँ सही है 298 ईसा पूर्व, है ना? 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग किया, जिसे जैन ग्रंथों में संलेखना, हाँ संलेखना कहा गया। ठीक है, इसके बाद शासक कौन बनता? हाँ, केवल मुक्ति। 345 47 वर्ष में गया सर। 47 में सर क्या 345 मिल जाएगा? हाँ 298, हाँ 45 247, उतने में बहुत काम कर लेता था पहले वाला आदमी। 13-12 वर्ष में तो 15 दिन नीचे तो सब किया जाता था। हाँ, बहुत, अभी तो 10 साल में पढ़ाई शुरू करता है। तो 15 में शुरू करा दी, 12-13 साल में तो राज्य बन गया। हाँ, 22 में राज्य बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बना? बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार। ठीक है, हाँ, जिसे वायु पुराण में क्या कहा गया है? बिंदुसार को भद्रसार, और जैन साहित्य में सिंहसेन। हाँ, सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, बताएगा, यूनानी लेखक ने बिंदुसार को क्या कहा है? अमित्रघात। हाँ, अमित्रघात या अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स होता है शत्रुओं का विनाश करना। अमित्रघात हाँ, शत्रुओं को विनाशक। ठीक है, और नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता कौन थी? बिंदुसार की माता, जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी। हाँ, नाम था दुर्धरा। हाँ, दुर्धरा। हाँ, दुर्धरा। ठीक है,
थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंदुसार तो जैन धर्म। थेरवाद, हाँ, थेरवाद के अनुसार, है ना, थेरवाद परंपरा के अनुसार ब्राह्मण धर्म का था, जबकि दिव्यावदान के अनुसार आजीवक संप्रदाय, दिव्यावदान के अनुसार, ठीक है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने किस नामक राजदूत को भेजा था? सही है, डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है। अगला बताएगा, किसके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? सही है, हाँ, एथेनियस। हाँ, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की, हाँ, फल होता है, हाँ, ठीक है, खजूर का। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय के काल में किस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार के दरबार में? सही है, डायोनिसियस नामक राजदूत। इसका दरबार कौन आया है? अशोक का दरबार नहीं, अशोक के दरबार में आया था। इसके दरबार में आया तो इसके दरबार में भी आया होगा क्या? ठीक है, इसके दरबार में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रांतों में उपराजा के रूप में किसे नियुक्त किया? कुमार, हाँ, कुमार को नियुक्त किया। ठीक है। किसके अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था और बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुआ, हाँ, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक और दूसरी बार सुशील को भेजा था? किसके अनुसार? तो दिव्यावदान, हाँ, दिव्यावदान के अनुसार। ठीक है। और बिंदुसार की सभा में कितने सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी? 500, जिसे, सही है, जिसे खल्लाटक कहा जाता था। और बिंदुसार ने कितने वर्षों तक राज किया? 26, हाँ, और 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, सही है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री था, जो कि एक विद्वान राजनीतिज्ञ था, है ना, विद्वान राजनीतिज्ञ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किस नामक ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। हाँ, तक्षशिला के कुटिल, हाँ, कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था तथा तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख स्नातक का आचार्य था। लेकिन चाणक्य के जीवन का अधिकांश समय मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में ही गुजरा था। ठीक है। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने राजा यज्ञशाला में चाणक्य के किस बात को लेकर उसका अपमानित किया था? हाँ, रंग वर्ण के कारण, हाँ, रंग वर्ण के कारण उसको अपमानित किया था, जिससे क्रोध में आकर उसने, यानी चाणक्य ने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी उसी समय, और राजा नंद को धुरी विरोधी चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर नंद वंश का विनाश किया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य वाले भारत का एक छत्र सम्राट बना, तब कौटिल्य किस पद पर आसीन हुआ था? प्रधानमंत्री। सही है, प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित, हाँ, प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ था। ठीक है। आगे है, चाणक्य को और क्या कहा गया है? वो तो कहिए गया है, और चाणक्य को कहा गया है भारत का मैकियावेली, हाँ, भारत का मैकियावेली कहा गया है। ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरण और कितने प्रकरण हैं? 15 अधिकरण, 180 ग्रंथ, 4000 श्लोक। सही है, और इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। ठीक है।
कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य ने इस सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। ठीक है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत 7 बताइए तो कौन कौन है? पहला सर, हाँ, राजा या स्वामी, राजा या स्वामी, ठीक है, उसके बाद मित्र, अमात्य मंत्री, अमात्य मंत्री, ठीक है, जनपद, जनपद, दुर्ग, दुर्ग, कोष, दंड या सेना, मित्र। मित्र। हाँ, 7 गुण। ठीक है।